हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। जैसा कि आपको पता है, बिहार शिक्षक 2.0 का 6 to 8 का एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक आने वाला है। यानी कि दिसंबर में आपकी डेट भी दे दी है बिहार सरकार ने, 7 दिसंबर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में करवा रही हूँ आपकी। अभी तो कक्षा 6 की करवा रही हूँ। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी के आपके सारे चैप्टर हो चुके हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है। आइए देखते हैं लास्ट चैप्टर क्या है आपका, कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया। और आपको पता है कि उन लोगों ने यही कहा है कि कक्षा मतलब जो भी एनसीईआरटी है उसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप कक्षा 6, 7, 8 की तो पढ़ ही लीजिएगा बहुत अच्छे से एनसीईआरटी, यहीं से आपके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है कचरे का निपटान। तो आइए देखते हैं कचरे का निपटान। कचरे के उस भाग को जिसमें पुनः उपयोग किया जा सकता है उसी में उपयोग ना किया जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। मतलब कि जो कचरे में उपयोगी अवयव होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और जो नहीं अनुपयोगी होते उनको अलग कर लिया जाता है। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। फिर इनको मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब पुनः इस पर पार्क तथा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है। मतलब 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं कर सकते हम लोग। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्र के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कैसे क्षेत्र विकसित किए जाते हैं? कंपोस्ट वाले क्षेत्र आपके विकसित किए जाते हैं। यदि कचरा पूर्णतः विघटित हो गया हो तो उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे उस मृदा में मिला देते हैं। अगर दुर्गंध नहीं आती तो उसको उस मृदा में मिला लेते हैं जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। कचरे की कुछ चीज़ें विघटित होती हैं जिससे खाद बनती है जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विघटित और खाद में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए पृथक कूड़ेदान प्रदान कराती हैं। आइए देखते हैं। प्रायः एक का रंग नीला तथा दूसरे का कैसा होता है? दूसरे का रंग हरा होता है। नीला हरा आप याद रखिएगा। नीले कूड़ेदान में प्रायः उपयोग किए जाने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जैसे प्लास्टिक, धातु तथा कांच। क्योंकि जो ये होते हैं प्लास्टिक, धातु और कांच, इनसे हम लोग इनका क्या कर लेते हैं? कंपोस्टिंग कर लेते हैं। इनका दोबारा निर्माण हो सकता है लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लगता है। हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए किए होते हैं। इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। जैसे कि जो हम लोग की सब्जियां होती हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, ये जो होते हैं ना कचरा, ये अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर मतलब उसी में मिल जाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अवशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाते रहे हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोग कंपोस्ट में परिवर्तित किया जाना चाहिए। मतलब जो भी कचरा हम लोग जलाते हैं इनको नहीं जलाना चाहिए, तो इनका भी उपयोग कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए देखते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है हम लोगों का, वो देखते हैं। केंचुओं की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है? लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। मतलब जो लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनता है उस विधि को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते हैं। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे गिजर्ड। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भाई, इसको अच्छे से याद रखिएगा। गिजर्ड कहते हैं जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है। यदि अंडे के छिलके तथा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करती है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा लेता है। कितना आहार खा लेता है? अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा लेता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। मतलब जो लाल केंचुए हम लोगों के, वो गर्म और ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि केंचुए की भली भांति देखभाल करते
तो 1 मास में उसकी संख्या 2 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर अच्छे से इनकी देखभाल की जाए तो 1 महीने में उसकी संख्या क्या हो जाएगी, उनकी 2 गुनी। आइए देखते हैं प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है आप हम लोगों के लिए। तो कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जाता है। भाई देखो, कुछ प्लास्टिक होती जिनका पुनः चक्रण हम लोग कर सकते हैं, पर कुछ होती जिनका पुनः चक्रण हम लोग नहीं कर सकते हैं। परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिक का पुनः चक्रण देखो नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते। आपको भी पता है कि पॉलीथीन पे प्रतिबंध लगा रखा है सरकार ने, पर आजकल कहाँ कोई बात मानता है। कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते हैं। तो खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप, इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। जो भी प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं उनकी सूची देखो बहुत लंबी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः कोई स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं। सही बात है, किसी चीज़ का हम लोग अगर बहुत अधिक उपयोग करेंगे तो वो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। यद्यपि इसके दुष्प्रभाव से परिचित हैं, फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। भाई हम लोग अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। प्रायः हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्रायः ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती हैं। मतलब जो प्लास्टिक की पन्नियाँ हम लोग थैलियाँ होती उसको खाने योग्य उसमें वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक हो सकता है। प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिसका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका हो। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती हैं। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रायः अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कूड़े को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर फेंक देते हैं। प्लास्टिक की थैलियों में भरकर नहीं फेंकना चाहिए। आप ऐसे ही फेंक दीजिए, जानवर खा लेंगे। हम लोगों के लिए भी अच्छा और उनके लिए भी, जानवरों के लिए भी अच्छा होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों तथा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। देखो, किसी भी चीज़ को बहुत अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, हम लोगों के लिए नुकसानदायक ही साबित होगा। प्लास्टिक के अति उपयोग को निम्नतम करने के लिए उपाय। प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय अपने घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। मतलब खाने की जो भी वस्तुएं हैं उनके लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी ना जलाएं। कचरे को प्लास्टिक की थैलियाँ में ना भरें और ना बाहर फेंकें। वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेक पर निपटान करें। क्या करें? निपटान करें। आइए देखते कागज पुनः चक्रित है। देखते हैं कागज पुनः चक्रित है। कागज के बारे में देखते हैं। कागज के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी।
ये बात भी सही है। आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों के क्या क्या इस चैप्टर से बन सकते हैं। बराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतुओं अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। न्यूनतम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटाने के उपाय खोजने चाहिए। तो आपकी कक्षा 6 की एनसीईआरटी का ये लास्ट चैप्टर था। ये भी आपका ख़त्म होता है चैप्टर। और भी जितनी एनसीईआरटी कक्षा 6 के एनसीईआरटी के जितने चैप्टर थे मैं आपके करवा चुकी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाइए मेरे चैनल पर और देखिए जाके। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।